Starting with the great name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we were on the chapter number 8, nutrition, and the topic of today's lecture is effects of water and dietary fiber. We have completed the nutrient components of human food, and our today's topic is effects of water and dietary fiber. Water and dietary fiber, they both are not considered as nutrients. ठीक है, water simply is the mixture of gases, and dietary fiber is the roughage part of our diet. Means के एप्पल खाते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जूस अगर हम सेपरेट कर दें और बाकी जो चीज़ रह जाएगी वो डाइटरी फाइबर है. जितने भी फ्रूट्स हैं या प्लांट्स से जितना भी हमें फूड मिलता है उन सब के अंदर डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है. ठीक है, वाटर और डाइटरी फाइबर को हम न्यूट्रिएंट्स कंसिडर नहीं करते, बट दे प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर को. आपको पता है कि हमारी बॉडी का 60% जो है वो वाटर है. हमारा बॉडी का 60% कंपोनेंट वाटर है. उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म के, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उन सब में वाटर जो है वो हिस्सा लेता है. वाटर के बगैर दीज रिएक्शंस आर इम्पॉसिबल. उसके अलावा वाटर इस तरह भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आप फूड खाते हो उसके अंदर वाटर मिक्स होता है, तो उस फूड को वो क्या कहते हैं सॉफ्ट बनाता है और इजीली जो है वो फूड इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरिनेशन के थ्रू इजीली रिमूव हो जाते हैं. वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है. जिस तरह आपको पसीना आता है, एवेपोरेशन या परस्पायरेशन, स्वेटिंग का प्रोसेस इसको कहते हैं. ठीक है, तो जब आपको पसीना क्यों आता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 37 से बढ़ सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, थर्मोस्टेट का सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें अब स्वेटिंग पसीना आता है ताकि जो है वो क्या कहते हैं उससे कूलिंग इफेक्ट आए, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर से मेंटेन रहता है. परस्पायरेशन या स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलता है. ठीक है, इस तरह वाटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है. अगर तो ज़्यादा गर्मी है तो उस गर्मी से अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो वो भी क्या कहते हैं डेंजरस है. बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं उसकी वजह से, वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से. और एक एडल्ट को पर डे कितना वाटर चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर्स ऑफ वाटर. तो कहते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए हमें जो है वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए. ठीक है, ताकि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं जो वाटर हमारी बॉडी में प्ले कर रहा है वो पूरे होते रहें. और वाटर हमें वाटर के सोर्सेज की अगर हम बात करें, सबसे पहले वाटर कहाँ से हमें जो नेचुरल वाटर है उससे हमें वो हम वाटर ले रहे होते हैं. उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, उसके अंदर भी तो वाटर प्रेजेंट है ना. ठीक है, तो वहाँ से भी हमें वाटर मिल रहा है. अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर की, तो डाइटरी फाइबर मैंने आपको पहले भी बताया कि रफेज पार्ट है हमारे फूड का और इनडाइजेस्टेबल है. ये डाइजेस्ट नहीं होता. ठीक है, डाइजेस्ट होके इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी बॉडी में. बस सिंपली ये रफेज पार्ट है जो कि इनडाइजेस्टेबल है और बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर. और एक बात याद रखिएगा, ये जो डाइटरी फाइबर है जस्ट प्लांट फूड के अंदर है, एनिमल फूड्स के अंदर डाइटरी फाइबर प्रेजेंट नहीं होता. अब ये डाइजेस्ट नहीं होता, सिंपली जो है वो स्टमक से पास, हमारे फूड कैनाल से पास करता करता स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलॉन में. और कोलॉन क्या है? कोलॉन इट इज़ द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं ना, कोलॉन, सीकम, रेक्टम, तो सिंपली वो पास कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर बॉडी से रिमूव हो जाता है. टाइप्स की अगर हम बात करें, इसकी 2 टाइप्स हैं, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर एंड सॉल्युबल डाइटरी फाइबर. ठीक है, इनसॉल्युबल वो डाइटरी फाइबर है जो वाटर के अंदर या जब हमारी बॉडी से पास हो रहा होगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर के अंदर. ठीक है, और सिंपली जो सीधा सीधा पास करता जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा.
और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमें मिल रहा होता है वीट ब्रेन, मीन्स के वीट से, ठीक है। वीट का वो जो वीट ब्रेन होता है, जो उसका ऊपर का छिलका होता है गंदम के दाने का, उसको वीट ब्रेन कहते हैं। सीरियल्स, दालों से और बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्किन से हमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर मिल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स की, सॉल्युबल वो है जो जब हम हमारे फूड कैनाल से पास कर रहा होगा, पास करते करते वाटर के अंदर सॉल्युबल भी हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमारी वही फूड कैनाल है, उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर के सोर्सेज की बात करें तो ओट्स नट्स वगैरह आई थिंक उसी को कहते हैं। बीन्स हैं, बीन्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये जो आप लेते हो लोबिया रेड बीन, वाइट बीन्स, ये उसको कहते हैं। बार्ले आई थिंक जो को कहते हैं। फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, करता क्या है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगर ये सिंपली पास हो जाता है, कुछ सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, फूड के नाम से पास करता करता लार्ज इंटेस्टाइन तक चला जाता है, तो करता क्या है, फंक्शन इसका क्या है कि ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपको कब्ज़ से बचाता है। अगर आप डाइटरी फाइबर नहीं ले रहे तो आपको जो फूड होगा वो बहुत ज़्यादा, हालांकि बेशक वाटर भी प्रेजेंट है, तो फिर भी आपका फूड जो स्टफ़ होगा बहुत ज़्यादा सख्त होगा, तो उससे कब्ज़ हो जाती है। तो ये जो डाइटरी फाइबर है आपके फूड को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है। और किस तरह सॉफ्ट बनाता है, आप ईज़िली जो है वो इंटेस्टाइनल मसल्स की कंट्रैक्शन से जो है वो वहाँ से फूड पास कर जाता है जब फूड सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी अदर डिजीज़ से बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, और जितने भी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, आप कोई ऐसा इनटेक कर रहे हो फूड जिसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह देखो सिगरेट होता है उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है। और भी डिफरेंट अगर आप खा रहे हो, डाइट खा रहे हो, तो उसमें अगर कोई कार्सिनोजेंस प्रेजेंट है तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को इजीली जल्दी उसको जो है वो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी से जो है वो निकाल के ले जाते हैं। और ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल को कंट्रोल करने की बात है, ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इनसॉल्युबल जो है वो इन कार्सिनोजेंस को इंटेस्टाइन से पास आउट करवा देते हैं। और आपको जब कब्ज़ वगैरह या इस तरह हो जाती है तो आपको अक्सर कहा जाता है कि इसबगोल का छिलका खाएं, तो इसबगोल छिलके को इसबगोल हस्क कहते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो आपको इसबगोल और हस्क दिया जाता है। ये दिस इज़ आल्सो अ फाइबर, ठीक है। तो ये फ़ाइबर है। तो इस फाइबर से क्या होता है कि ये आपके फूड के अंदर आपके फूड के नाल के अंदर जाके वहाँ पे आपके फूड को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। इट्स इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर। उसके अलावा जब भी आप खाते हो, एक तो कंस्टिपेशन से भी आप बच जाते हो, उसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल पे रहता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड डाइट। अब आपको पता है कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से जो है वो आप कहोगे कि एनर्जी तो पूरी हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी अगर हमें मिल रही है, ठीक है, तो आप 4 ले रहे हो और कार्बोहाइड्रेट्स लगे तो और 4 किलो कैलोरीज मिल जाएगी पर ग्राम, तो ज़्यादा लेते जो कि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के हर पार्ट को अप्रॉक्सीमेट नहीं कह सकते, एक प्रॉपर जो है वो अमाउंट चाहिए होती है हर न्यूट्रिएंट्स की। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो एक प्रॉपर एक अप्रॉक्सीमेट लिमिट तक हमारी बॉडी जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, ठीक है, टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। क्योंकि सारे फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स तो परफॉर्म नहीं करते ना, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो लिपिड्स भी परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट फंक्शन है हर किसी का, तो हमारी बॉडी को हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एक ही किस्म की डाइट खाने से जो है वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। तो अगर हम बैलेंस डाइट को डिफाइन करें तो बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें जितने भी हमारी बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो करेक्ट प्रोपोर्शन में, करेक्ट जो है वो मिकदार में उस डाइट के अंदर प्रेजेंट हो, हमारी बॉडी की ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। और अगर हम देखें बैलेंस डाइट की, तो हर किसी के लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं होती, ये डिपेंड करता है एज पे, जेंडर पे,
एज अगर फॉर एग्जांपल देखो आप चिल्ड्रंस हैं तो उनको जो है वो क्या कहते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, एडल्ट्स हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम जेंडर की बात करें मेल फीमेल की, मेल ज़्यादा काम करते हैं चूँकि जॉब्स पे होते हैं, अगर फीमेल भी जॉब कर रही हैं तो वो उनका भी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, उनको भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेल्स काम करते हैं तो मेल्स के अंदर जो है वो उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जेंडर की बात होगी, हाँ लाइफस्टाइल एक्टिव और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। एक्टिव लाइफस्टाइल वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बंदा काम कर रहा होता है, वही मेटाबॉलिक रेट की मैंने बात की। जब जो है वो बंदा ज़्यादा काम कर रहा होगा उसका लाइफस्टाइल एक्टिव होगा तो उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और एनर्जी चाहिए होगी। और अगर बंदा सेडेंटरी है, सेडेंटरी का मतलब होता है एक जगह बैठे रहना, ठीक है, एक जगह अगर आप आराम से कोई काम नहीं कर रहे, घर में आराम से बैठे हुए हैं, तो वो आपको जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं चाहिए होगी। चलें फिरेंगे खेलेंगे तो आपको ज़्यादा फिर एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे जो है वो एक आपको चार्ट दिया हुआ है, उसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जो 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ना, उनका बताया हुआ है कि आप अगर ब्रेड ले रहे हो तो ब्रेड के अंदर 52% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइस के अंदर 23% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स इतने परसेंट हैं। तो ये आपको आपने इसको जस्ट रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट जो ब्रेड है, राइस है, उसका आप लर्न करोगे, बाकी आप सिंपली याद रखोगे, ठीक है। और अब ये ब्रेड के अंदर लिखा हुआ है 52% कार्बोहाइड्रेट्स है, 3% लिपिड्स हैं और 9% प्रोटीन्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसकी कंसनट्रेशन कितनी ले रहे हो, ठीक है। एक ब्रेड ले रहे हो तो डिफरेंट कंसनट्रेशन होगी, 2 ब्रेड्स ले रहे हो, आई थिंक ये 1 जो है वो पर ग्राम, आई थिंक ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है वो अगर आप 2 ब्रेड्स ले रहे हो तो ज़्यादा अमाउंट उसकी इनटेक होगी, अगर राइस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर एज के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि एज कम है तो वो कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। मेल फीमेल का डिफरेंस भी बता चुकी हूँ। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक्टिव लाइफस्टाइल है, मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है। मॉडरेटली एक्टिव का मतलब क्या है कि सिंपली जो है वो नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना सेडेंट्री है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो जो ग्रोइंग बॉडी होती है ना, तो फॉर एग्जांपल बच्चा है, ठीक है, वो जब उसकी डेवलपमेंट हो रही है तो उस टाइम उसको उसकी आपको पता है प्रोटीन्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी का, तो उस टाइम प्रोटीन्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे। और साथ साथ जो है उसको कैल्शियम, उसकी बोन्स भी उसकी ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसको आयरन चाहिए, प्रोटीन्स और ये कैल्शियम, ये ज़्यादा अमाउंट्स में उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स, जिसके अंदर जो है वो अब बोन्स प्रॉपर मैक्सिमम जो है वो ग्रो कर चुकी हैं, उनको ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ग्रोथ भी हो चुकी है, तो उस तरह उसको कैल्शियम की या प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जिस तरह एक बच्चे को होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कोटेशन नज़र आ रही होगी, लेट थाई फूड बी थाई मेडिसिन। हिपोक्रेट्स जो है वो इसने ये एक साइंटिस्ट था, उसने 400 BC में जो है वो ये कोटेशन कही थी, लेट थाई फूड बी थाई मेडिसिन। मतलब क्या है इसका कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आप खाते हो तो वो आपके लिए हेल्दी होते हैं, कुछ फूड आप ऐसे खाते हो कि आप वो खाओगे तो आप उससे बीमार भी हो जाओगे, सिक भी हो जाओगे, ठीक है। और या फिर आप वही फूड अगर आप ज़्यादा कंसनट्रेशन में ले लेते हो या कम कंसनट्रेशन में लेते हो तो तब भी जो है वो डिज़ीज़ बन सकती है। तो आप अपना फूड ऐसा रखो कि जिस तरह मेडिसिन होती है, मेडिसिन आप प्रॉपर कंसनट्रेशन में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेते हो ना, तो इसी तरह फूड भी ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह आप मेडिसिन ले रहे हो, कि मैंने आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितनी रोटी खानी है, उससे मुझे इतने कैलोरीज़ मिलेंगी, मैंने इतना जो है वो लिपिड्स को इनटेक करना है, मुझे इतनी कैलोरीज़ मिलेंगी। तो आपका फूड ऐसे होना चाहिए जिस तरह मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टेबल है, वो उसमें जो है वो आपको एज के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से, उसके अलावा आपके जो लेवल है, एक्टिविटी लेवल है, जिस तरह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से जो है वो बताया हुआ है कि कितने कैलोरीज उनको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर बच्चा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसकी एज अगर तकरीबन 2 to 3 ईयर्स एज है, तो उसको इतने जो है वो ये एनर्जी दी हुई है आपको किलो कैलोरीज में, तो उसको 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। और अगर उसका लाइफस्टाइल मॉडरेटली एक्टिव है तो उसको 1000 से 14,000
सॉरी 1000 टू 1400 उसको कैलोरीज चाहिए, किलो कैलोरीज चाहिए सॉरी। एक्टिव लाइफस्टाइल अगर उस बच्चे का है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको 1000 टू 1400 तक किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। इसी तरह आगे फीमेल का बताया हुआ है, मेल का बताया हुआ है, डिफरेंट वो कैटेगरीज़ के हवाले से। एक और चीज़ जो इस पैराग्राफ में मैं मिस कर रही हूँ कि जो वुमेन होती हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता है, वो घर में हैं, वो इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो वो एज़ कम्पेयर टू अगर हम मैन से कंपेयर करें तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे थी, हाँ, कि मैन जो है वो उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, वो एक्टिव है, सारा दिन जॉब पे, तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ऊपर एक क्वेश्चन था, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, investigate your daily food intake and present it in a tabulated data form in terms of nutrients and calories। अब ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है, ये लास्ट पे जो आपको एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग का एक और वो दिया हुआ है, इस तरह आपने टेबल बनाना है। ये आपकी असाइनमेंट है और प्रॉपर आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करनी है और इसकी पिक्स जो है वो मुझे सबमिट करवानी है, फिर मैं इसको जो है वो देख लूँगी। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना किस तरह है, ये प्रॉपर इस जैसा ये चार्ट बना हुआ है वीक का, एक वीक का ये चार्ट बना हुआ है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये यहाँ पे टाइम ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग लंच, मिड आफ्टरनून टी, डिनर, और अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ खा रहे हो तो ये अभी तो चले रमज़ान है, आप जस्ट वो सहरी कर रहे हो और अफ्तार कर रहे हो, तो ये आपने उसके लिहाज से नहीं लिखना, आम रूटीन के लिहाज से लिखना है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या खाते हो, मिड मॉर्निंग में क्या खाते हो, तो आपने ये सर्च करना है। आपको ये पता किस तरह चलेगा, आप लोगों ने इंटरनेट पे सर्च करना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में जो है वो ब्रेड खा रहे हो, ठीक है, 1 स्लाइस ब्रेड का खा रहे हो, तो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड इक्वल्स टू हाउ मेनी किलो कैलोरीज एनर्जी, ठीक है, किलो कैलोरीज में आप लोगों ने डिटरमिन करना है हाउ मेनी किलो कैलोरीज एनर्जी। तो वो एनर्जी आप लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल संडे का आप कह रहे हो, तो आज मंडे है तो मंडे का कह रहे हो, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में आपने उसका डिटरमिन कर लिया, ब्रेड का आपने इतने जो है वो किलो कैलोरीज खाया, और आपने उसके बाद क्या करना है कि अगर आप टी भी साथ ले रहे हो तो वो दोनों को प्लस करके आपने टोटल ब्रेकफास्ट का यहाँ पे लिखना है। इसी तरह मिड मॉर्निंग का, लंच का, ये टोटल सारा इंटरनेट से सर्च करके आप लोगों ने किलो कैलोरीज में यहाँ पे एनर्जी लिख लेनी है। फिर उसको लास्ट पे कैलकुलेट करना है कि पूरे दिन की आपकी जो है वो कितने किलो कैलोरीज एनर्जी बनी है एक दिन की, ठीक है, एक दिन की कितनी बनी है। इसी तरह आपने पूरे वीक का करते जाना है, आज से स्टार्ट करोगे आप और नेक्स्ट संडे को आप मुझे ये सबमिट करवाओगे, ठीक है। तो ये पूरे वीक का आप लोगों ने इससे डिटर्मिन करना है, हर दिन का इसी तरह किलो कैलोरीज डिटर्मिन करते जाओगे, रमज़ान के लिहाज से नहीं करना, ठीक है, वैसे आम रूटीन के लिहाज से करना है, ठीक है। तो ये सारा आप डिटर्मिन कर लोगे और फिर आपने क्या करना है, जब इन सब को फॉर एग्जांपल संडे का मैंने टोटल कर लिया, मंडे का भी टोटल कर लिया, कितने किलो कैलोरीज जो है मैं मंडे के दिन इंटेक कर रही हूँ, ट्यूसडे को कितने इंटेक कर रही हूँ, वेडनेसडे को, पूरा कैलकुलेट करके फिर आपने उसको कंपेयर करना है। ऊपर जो आपको टेबल दिया हुआ है ये कि आया कि यहाँ पे जो टोटल किलो कैलोरीज एनर्जी बन रही हैं वो इसमें जो है वो यहाँ पे जो दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये आपका जो होगा वो फीमेल, आप फीमेल हो, आपकी एज तकरीबन बनेगी 14 टू 18, 15 आपकी एज होगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 15 टू 16, ठीक है। तो आप 15 टू 16 है, तो सॉरी 14 टू 18 है, तो आपको आपका लाइफस्टाइल आप देखो एक्टिव सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मॉडरेटली एक्टिव है या एक्टिव है। अब आजकल तो सेडेंटरी ही लाइफस्टाइल है, ठीक है, आप ज़्यादा कामकाज नहीं कर रहे, अगर आप कामकाज कर रहे हो, अम्मी का हाथ बटा देते हो थोड़ा बहुत, तो वो हो जाएगा मॉडरेटली एक्टिव लाइफस्टाइल। और अगर सिंपली आप बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते, बिल्कुल हेल्प नहीं करते, तो वो आपका सेडेंटरी हो जाएगा। तो आप लोगों ने अपना देख लेना है कि आप एक्टिव हो, मॉडरेटली एक्टिव हो या सेडेंटरी हो, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि अब देखो मैं मॉडरेटली एक्टिव का देखती हूँ, 14 टू 18 है, तो तकरीबन आपको 2000 जो है वो किलो कैलोरीज एनर्जी एक दिन में चाहिए, ठीक है, 2000 चाहिए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन जो आपने की हुई होगी उसको आप कंपेयर करो कि इसके साथ कि आया कि 2000 किलो कैलोरीज बन रही हैं या नहीं बन रही, आप टोटल कंज्यूम सही कर रहे हो कैलोरीज, किलो कैलोरीज या नहीं। तो आपने किलो कैलोरीज इंटरनेट पे सर्च करना है कि किलो कैलोरीज में एनर्जी करनी है, ताकि यहाँ पे भी किलो कैलोरीज में दी हुई है तो आप इजीली उसको कंपेयर कर सको, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने लाजमी नेक्स्ट संडे को मुझे सबमिट करवानी है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है लास्ट पे, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक फ़िज़िशियन के पास जाते हो, उस फ़िज़िशियन को आपने बताया कि आप जो है वो रोज़ाना सुबह जस्ट ब्रेड खा रहे हो, ठीक है, व्हीट ब्रेड नहीं, जो आम आप डबल रोटी खाते हो आप वो खा रहे हो, ठीक है, वाइट ब्रेड खा रहे हो, तो आप फ़िज़िशियन आपको रिकमेंड करता है कि आप वाइट ब्रेड ना खाओ, आप जो है वो व्हीट ब्रेड खाओ, ठीक है, रोटी खाओ, चपाती, ठीक है। तो वो क्यों आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा है कि उसमें जो वाइट ब्रेड है उसमें डाइटरी फाइबर नहीं है, ठीक है, जो कम है, जो दूसरा आप रोटी खा रहे हो, गंदम प्लांट सोर्स है ना उसका, तो उसमें ऑब्वियसली डाइटरी फाइबर है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने में जो है वो आपकी बॉडी के अंदर वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। दैट्स इट। असाइनमेंट जो है वो आप सब मैं दोबारा कह रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी। आप लोगों ने आपका जो ग्रुप है 9th जूनियर, उसमें जो है वो आप लोगों ने ये सारी असाइनमेंट सब ने प्रॉपरली इस तरह टेबल बना के नीटली जो है वो टाइम पे सबमिट करवानी है।